आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है वो फिर से क्या पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या वो फिर से परेशानियां हमारे देश के लिए खड़ी हो जाएंगी जो 1947 से 1971 तक चलती रहीं। अब वो परेशानियां क्या हैं? वो परेशानियां हैं कि एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में उसी का एक छोटा सा हिस्सा जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो फिर से हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। तो चलिए इस न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं और एक एक बारीक पॉइंट पर नज़र डालते हैं। क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, हमारे आईआर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हमारी भूगोल की स्टडी में हमारी मदद करेगा। तो चलिए इस पूरी न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बांग्लादेश फिर से उसी रास्ते पर है जिस रास्ते से हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनता जा रहा है, ईस्टर्न पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब पाकिस्तान आपको वेस्ट में दिखाई देगा और बांग्लादेश आपको ईस्ट में दिखाई देगा। इसीलिए 1947 में इसी का नाम ईस्टर्न पाकिस्तान रखा गया था। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का है और ये हमारे इंडिया के वेस्ट में है। किधर है? वेस्ट में। और जब हम ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको बांग्लादेश दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उसके पड़ोसी देश उसके साथ कितने मिले हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ईस्ट साइड के देश जो कि बांग्लादेश जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सीमा अगर ज़मीन की देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? बांग्लादेश के साथ मिलती है। यहाँ तक कि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ देखी थी कि नेपाल ने भी चाइना के साथ कई सारे बॉन्ड पर साइन किया है। तो नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तो हमारा है ही नहीं और यहाँ पे ये मिस्टर चाइना भी हमारे खिलाफ ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब चार देश हम बिल्कुल क्लियर खोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरी जो वार्ता हो रही है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, तो वो वार्ता कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश को अगर समझना हो कि इन दोनों की वार्ता हमारे इंडिया को लेकर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान के पीएम साहब हैं और इधर आपको बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके पीएम साहब हैं। अब इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। जो वहाँ पर है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के पीएम, उनका नाम है मोहम्मद आपके यूनिस साहब, मोहम्मद यूनिस नाम है उनका। और जो पाकिस्तान के पीएम साहब हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ। तो ये अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो दो देशों को मिला रहे हैं। और वो दो देश कौन से हैं? वो दो देश हैं आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इन दोनों ने बहुत सारे एक दूसरे के साथ ऐसे समझौते साइन कर लिए हैं जो कि इससे पहले बांग्लादेश की पीएम साहिबा ने नहीं किए थे। और पीएम साहिबा अपने आप में भारत के लिए इंपॉर्टेंट मित्र के रूप में साबित हो रही थीं। अब आप ध्यान दीजिए कि इस गवर्नमेंट में इंडिया के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप शेख हसीना जी के फादर की मूर्ति तोड़ते हुए देखे होंगे तो वो दृश्य बहुत ही खतरनाक था कि जिस व्यक्ति ने 1971 में जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश बनवाया, बांग्लादेश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं था। उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। यह हर किसी को पता है, पूर्वी पाकिस्तान था। और जब ये बांग्लादेश बना तो इस महान व्यक्ति की ही देन है कि बांग्लादेश के लोग खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं। जब उन व्यक्तियों ने इनकी मूर्तियों को तोड़ा तो ऐसा लगा कि आप किसी के लिए भी कितना कर लीजिए, आपके साथ एक समय के बाद वो नहीं खड़े हुए दिखाई देंगे।
उन्हीं की पुत्री हैं शेख हसीना जी। और अगस्त महीने में आपने देखा होगा कि अगस्त 2024 में जब ये बांग्लादेश से इंडिया भाग कर आई तो लगा कि सत्ता का परिवर्तन अब क्लियर हो गया है, और उसी दिन से अभी तक शेख हसीना जी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से अभी दूर हैं। और किसके हाथ में है कमान? मोहम्मद यूनिस साहब के हाथों में है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 1971। और उस टाइम भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता ही है कि बहुत सारे काम ऐसे किए जो बांग्लादेश के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा जी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान रहा तो भारत के लिए हमेशा सिरदर्द का कारण बनता रहेगा। तो उन्होंने इस पूरी जो चीजें थी सामरिक दृष्टि से भी उनको समझा, और बांग्लादेश का निर्माण कराने में यहां पर पूरा मुक्ति वाहिनी वगैरह का बहुत ज्यादा साथ दिया था। क्लियर है ये बात? अब यहां से आप देख रहे होंगे करंट की अगर स्थिति में बताऊं, मैं अगर करंट पोजीशन देखी जाए तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये। और ये कौन है? एक हिंदू संत हैं। कौन है ये? हिंदू संत। और ये इंडिया में नहीं है, ये बांग्लादेश में ही है। कहां पे है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस व्यक्ति का नाम क्या है? इन व्यक्ति का नाम है चिन्मय कृष्ण दास। क्लियर है? इनको देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि इन्होंने कई सारी बातें बांग्लादेशी हिंदुओं के हित में कही थी। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है उसके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके खिलाफ बहुत सारे हिंदुओं ने वहां पे प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं कि प्लीज सेव हिंदू इन बांग्लादेश। हिंदुस्तान के अंदर भी बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मुहिम लगाई जा रही है। लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मसला उन्हीं का है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई जैसे हिंदुस्तान में अगर अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्या हिंदुस्तान ऐसी हरकतें करता है? नहीं करता। तो फिर हमारे पड़ोस में जो देश हिंदुओं के साथ अच्छी खासी संख्या में वहां पे हिंदू हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? फिर तो हमें भी किसी और धर्म के लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक हैं हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे देश की वो चीजें नहीं है। तो इसीलिए ये सरकार ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या ये इस्लामिक तरीके से चलने वाली सरकार है? क्या ये इस्लाम के मेन पॉइंट्स को मानकर दूसरे धर्मों के लोगों को भगा रही है, या उनको उसी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा रही है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस चार्ट पे चलने वाली है, किस चीजों को फॉलो करने वाली है। क्लियर है ये बात? तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलना हमारे देश के लिए क्यों खतरनाक होता जा रहा है, उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान किन किन बातों पे मिल रहे हैं ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान किन किन पॉइंट्स पे एक साथ हो गए हैं वो भी जान लीजिए। इससे पहले नहीं थे। शेख हसीना जी के टाइम पे इन बातों पे कोई भी मिलन नहीं था, लेकिन आज की डेट में इन दोनों पे इस बातों पे करार हो चुका है। तो वो बातें क्या हैं? वो बातें आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहले तो एक चीज आती है वीजा। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जो वहां के रूल्स थे, उन रूल्स में बहुत ज्यादा क्या कर दी है? बहुत ज्यादा ढील दे दी है। ढील दे दी है इन द सेंस कि अब बहुत इजी नॉर्म्स बना दिए हैं, बहुत इजी रूल एंड रेगुलेशन कर दिए हैं। दूसरी चीज की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आर्मी वगैरह के लिए देखेंगे तो गोला बारूद वगैरह की जरूरत बहुत पड़ती है। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अब गोला बारूद का भी क्या कर लिया है? खरीद का एक रक्षा समझौता कर लिया है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से कि क्या एक देश जो वेस्ट में है और एक देश जो ईस्ट में है, अब वो दोनों ही सुरक्षा पर एक दूसरे के साथ समझौता कर चुके हैं। और पाकिस्तान एक तरीके से देखा जाए तो भारत का एंटी देश है और वो दोनों ही अब एक दूसरे के साथ दोस्त हो रहे हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही एक थ्रेट का काम करेंगे हिंदुस्तान के लिए। दूसरी चीज, यहां से आपको यह भी ध्यान देना है कि एक लंबे समय के बाद इन्होंने क्या किया है, समुद्री रास्तों का भी एक दूसरे के साथ ओपन कर दिए हैं। समुद्री रास्ते भी एक दूसरे के साथ अब ओपन कर दिए गए हैं और उनका यूज किया जा रहा है। तो यहां से कई टाइम के बाद मालवाहक जहाज हाल ही में बांग्लादेश के कहां पहुंचा, चिटगांव पहुंचा है। कहां पे पहुंचा है, चिटगांव। और ये थोड़ा सा शब्द अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मालवाहक लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, मालवाहक। तो ये मालवाहक जहाज कहां पहुंच गया था, ये अभी चिटगांव में पहुंचा है। चिटगांव एक पोर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। आपने चिटगांव केस भी सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा चिटगांव पोर्ट। वहीं पर आपको यह भी ध्यान देना है कि भारत से चीनी खरीदी जाती थी। क्या खरीदी जाती थी, चीनी, शुगर। आप लोग तो खाते ही होंगे, चाय में पीते ही होंगे। तो ये बांग्लादेश भारत से खरीदता था, हिंदुस्तान से खरीदता था, लेकिन इस बार सीधे सीधे मना कर दिया कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हम पाकिस्तान से खरीदेंगे। आपने देखा ही होगा कि जब एक खरीदार एक दुकानदार से कोई सामान ना खरीदकर पड़ोसी दुकानदार से खरीद लेता है तो एक तो सामान उसी दुकान पर रह गया, दूसरा उस सामान के बिकने से जो पैसा आने वाला था वो भी पैसा नहीं आएगा अब। तो बहुत हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है किसको, भारत को। क्यों, क्योंकि चीनी का जो बॉन्ड था वो तोड़कर पाकिस्तान के साथ कर लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के ट्रेड को खराब कर दिया जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में, अभी इस पर भी बात करेंगे, पहले भारत की परेशानियां देख लीजिए कि भारत की परेशानियां अब और इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं। मोदी जी को सोचना होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कल वैसे बैठक हुई है बांग्लादेश के मंत्रियों के साथ, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन मेन परेशानियों की बात की जाए कि ये परेशानियां क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि भाई हमारी सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ सीमा दिखाई देती है। आपने देखा ही होगा ये जो बांग्लादेश है बिल्कुल भारत के बीच में है और सबसे बड़ी सीमा है, सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो यह चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको याद रखना है कि भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है बांग्लादेश में। शेख हसीना जी के टाइम में मोदी गवर्नमेंट ने या दूसरी गवर्नमेंट्स ने बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि बांग्लादेश पड़ोसी है और वहां से हम काफी कुछ चीजें ले सकते हैं और हम अपने ईस्टर्न पार्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तीसरी परेशानी कि इस्लामिक विचारधारा का प्रबल हो जाना। अगर इस देश में इस्लामिक विचारधारा प्रबल हो गई तो आपको ईस्टर्न साइड में भी इस्लामिक विचारधारा दिखाई देगी और वेस्टर्न साइड जिसे पाकिस्तान कहा जा रहा है वहां पर भी इस्लामिक विचारधारा दिखाई देगी। अब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर हर धर्म की इज्जत उतनी है जितनी हिंदुओं की है, जितनी इस्लाम की है। लेकिन जब आपके पड़ोसी देश आपके अलग विचारधारा के होंगे तो वो परेशानी का एक सबब बनेंगे। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत किस तरीके से इस बात को टैकल करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारे देश के लिए थ्रेट बन सकती हैं, हमारे देश के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, तो भारत सरकार को अपने देश की सुरक्षा किस तरीके से प्रबल की जाए उसका ध्यान रखना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि
जो चीज 1947 में हुई थी वो दोबारा से 2024 या 2025 में ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बढ़िया मित्र है चाइना। पाकिस्तान का सबसे बढ़िया मित्र है चाइना, और पाकिस्तान का नया मित्र बन रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा है आजकल चाइना, और इनके बीच में है इंडिया। और इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर देखा जाए, अगर ट्रेड के मामले में देखा जाए, क्योंकि अगर कोई टक्कर देगा तो हमें चाइना देगा, और चाइना ही अगर इन दोनों को मित्र बना लेगा तो भारत की इकोनॉमी पर, भारत की सुरक्षा पर, सब किसी पर बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो भारत की सरकार को इस बात का ध्यान देना होगा कि ये चीजें दोबारा से ना हो। क्लियर है ये बात? तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस पे जो भी अगर अपडेट आएगी तो उस पर हम फिर से बात करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 1971 में मुक्ति वाहिनी के संस्थापक कौन थे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।